टेंजेंट ऑफ थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो देखो, आपको एक कर्व दिख रहा है रेड कलर का, ये ये कर्व जो है, यानी ये प्लॉट, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे, मैं इस पॉइंट पे डाल रहा हूँ, इस पॉइंट का टेंजेंट जो है ये ऑरेंज कलर का दिखा, यहाँ पे थीटा है, इस थीटा का टेन थीटा जो होगा, यानी कि टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यही रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या हुई, डीवी बाई डी टी, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, डीवी बाई डी टी, एंड दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी को मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, उसी को बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम कर्व अगर आपको कहीं दिखेगा तो उसका मतलब है कि इस कर्व पे अगर आप स्लोप निकालते हो, यानी कि टेंजेंट थीटा निकालते हो, यानी कि डीवी बाई डी टी, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसी को बोलेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। इट इज आल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर दूसरे टर्म्स में बोलो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर दूसरी चीज बताई थी कि किसी भी ग्राफ पे, किसी भी कर्व के ऊपर एरिया अंडर द कर्व, किसी भी ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, यानी इस केस में वर्टिकल एक्सिस क्या है, वेलोसिटी वाला एक्सिस, तो उस पे क्वांटिटी क्या, वेलोसिटी, मल्टीप्लाई कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर्मूले से क्या आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला था, इट वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना। टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था वेलोसिटी, तो अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूं, यानी जो नीचे ये टाइम है इसको ऊपर ले गया वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते टाइम, तो मुझे मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज वाई v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यही क्या है, v इंटू टी क्या है, v इंटू टी क्या है, इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, vt का जो ग्राफ है उसके अंदर जो ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम को, जो कि होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, जो ये ग्रे कलर का एरिया है इसके बराबर। ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि हम जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में उस एरिया को डिवाइड कर लेते हो, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, और फिर आप वैल्यूज निकाल लेते हो। अगर मैं आपको टाइम एक्सिस पे बोलूं कि ये बेटा t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, तो t1 से t2 ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया, क्या आप ये एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हो, बिटवीन द लिमिट्स t1 एंड t2। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट t1 एंड t2, t1 से लेके t2 तक इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो vdt का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन vdt, यानी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिटवीन टाइम लिमिट्स t1 एंड t2। तो जब ऑब्जेक्ट t1 से t2 पे कितना डिस्प्लेस होगा वो मुझे ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बताएगी, और इसी को मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो ये दोनों चीज मुझे मिली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दो ही, इन दोनों में से कोई एक कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से सुन लो, सबको करना है। इन दोनों में से कोई एक कंसेप्ट लगेगा, क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, अब आपको फाइंड आउट करना है वहां पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आप ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, एरिया अंडर द कर्व, यानी वीटी, वीडीटी का इंटीग्रेशन करो या फिर बोलो एरिया अंडर द कर्व, उससे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। एक कंसेप्ट तो ये, या तो ये यूज होगा, या दूसरा स्लोप, स्लोप मतलब थीटा की वैल्यू, ये क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे तो आप स्लोप निकालने भागो, अगर आपको एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पूछे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो फिर आप एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए दौड़ो। ठीक है। अब क्वेश्चन रहा आपकी डिस्प्ले पे ये, सब लोग इसको ट्राई करो, सब लोग करो ट्राई। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो और देन फाइंड आउट द आंसर। कंसेप्ट आपको बता दिया, हिंट भी दे दिया। अब समय दे रहा हूं मैं आपको 3 मिनट का, 3 मिनट चाहिए नहीं वैसे इसमें,
फिर भी मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है, 3 का नहीं है, 2 मिनट का टाइम है। ट्राई करो सब लोग, जिनका आंसर आएगा हैंड रेज कर लेना, जिन जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। कर पाए? क्या आंसर है बेटा आपका कशिश? सर 3। चलो एक बार समझो सब लोग, हर्षित का आपका क्या है आंसर? पायल? सर 9 मीटर। पायल? सर 9 मीटर। ठीक है, और तानिया? सर ठीक, 9 9 मीटर। का 9 आया, वो हैंड रेज रखो। अरे ये क्या बात हुई भाई, पहले कम बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ तो फिर संख्या बढ़ती चली जाती है। वाह, ये कौन सी टेक्निक हुई भाई। अब देख लो, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा फिर रैंडमली नाम लूंगा, तो कैसे आया। नहीं तो हाथ नीचे कर लो ईमानदारी से, जिनको ये नहीं पता का आंसर कैसे आया। नहीं, हाँ, अब 11 बच्चे बच गए, इनमें से मैं नाम चुनूंगा कि कितने बच्चे, आंसर पूछूंगा सीधा कि ये कैसे आया। हम्म, अनुपमा बेटा आपका क्या है आंसर? सर महक? 9 मीटर। महक? ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर आया है 6 या 7 या 8 बच्चों का। ठीक है, तो देखो आपको दिया ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। टी इक्वल्स टू जीरो पे कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, यानी जीरो पोजीशन से। ठीक है भाई, हमने देख लिया। मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर। ग्राफ वेलोसिटी टाइम का दिया हुआ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो 5 सेकंड का टाइम मार्क कर लो ग्राफ में। 5 सेकंड कब है? ये वाला, यहाँ पे इस लाइन के अलोंग t इक्वल्स टू 5 सेकंड है। ठीक है, तो यहां तक का आपको निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन फाइंड आउट करनी है ना। पोजीशन किससे मिलती है? डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उस पर डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट कैसे मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। तो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी टाइम का जो इनिशियल ग्राफ था वो तो ये था ना, जो ग्रीन से हाईलाइट अभी करूंगा मैं, ये वाला। ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो 5वें सेकंड तक, यानी t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक अगर सिर्फ मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व होगा ये येलो कलर का एरिया। ठीक है, ये येलो कलर का एरिया अगर निकाल पाए तो मतलब हमें मिल गया एरिया अंडर द कर्व। और वही क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 5। तो 0 और 5 के बीच में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बट फाइंड आउट क्या करना है? पोजीशन। लेकिन एक बात ध्यान दो कि t इक्वल्स टू 0 पे ये ओरिजिन पे था। t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे था, तो ओरिजिन पे जो चीज रहेगी उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा और पोजीशन भी वही रहेगा। पोजीशन वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो पोजीशन वेक्टर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? फ्रॉम P1 टू P2। तो जब ओरिजिन की बात हो रही तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम हो जाएंगे, इसलिए आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 0 से 5 सेकंड का विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया अंडर द कर्व। ये निकाल लो तो आपको बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, इसीलिए अभी मेरा पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू 9 मीटर्स। कैसे निकालोगे एरिया अंडर द कर्व? दो तरीके। पहला तरीका कि आप क्या करो, इस एरिया को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लो। एक ट्रायंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा और एक स्क्वायर बन जाएगा। पहला तो ये ट्रायंगल, ठीक, इसको बना ही देते हैं ब्लैक कलर से। एक तो ये ट्रायंगल, ठीक, फिर एक रेक्टेंगल ये, और एक ये बड़े वाला रेक्टेंगल। ठीक है, 1 नंबर एरिया, 2 नंबर एरिया, 3 नंबर एरिया, इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो और फिर ऐड कर दो। एक तरीका तो ये। कैसे निकालोगे? ट्रायंगल का बेस क्या है? 2। 0 से लेके 2 तक गया ना, तो ये बेस हुआ इसका 2। ये बेस हो गया इसका 2। हाइट क्या हुई? हाइट भी हो गई 2। रेक्टेंगल है इसका, ये बेस क्या? 2। 2 से 4, हाइट इसकी 2। तीसरा बड़े वाला रेक्टेंगल, उसका बेस है 4 से 5, यानी बेस की वैल्यू 1 है और हाइट हो गई 3 यूनिट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले वाले का पहले वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 2 था, हाइट भी 2 थी, तो दिस मीन्स इट इज 2। फिर रेक्टेंगल का 2 इंटू 2 4। फिर दूसरे वाले रेक्टेंगल का 3 इंटू 1 3। इन तीनों को जोड़ दो तो 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मीटर्स। मीटर क्यों आया बेटा? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे थे वेलोसिटी और टाइम वाले एक्सिस को। तो वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, इनटू सेकंड्स किया तो सेकंड से सेकंड नीचे ऊपर वाला उड़ गया तो बचा मीटर। वैसे भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में ही आएगा जब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो और टाइम सेकंड में हो। अब एक तरीका तो ये था, और दूसरा सिंपल तरीका क्या था? दूसरा सिंपल तरीका था, क्योंकि ये डिवाइडेड है इक्वल ब्लॉक्स के अंदर ये एरिया, और आपको पीछे ग्रिड भी नजर आ रहा है, तो क्या कर सकते हो? यू जस्ट हैव टू काउंट द स्क्वायर्स। भाई 5 सेकंड से लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला आपको देखना था एरिया, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और आधा ये ऊपर वाला 1/2 और ये 1/2 जोड़ लोगे तो क्या आएगा? 9 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट्स तो आ गया मेरा एरिया। और एक स्क्वायर यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड को, यानी कि 1 मीटर को। दिस मीन्स इट इज 9 मीटर। लेकिन ये 9 स्क्वायर यूनिट्स में इसलिए कर पाया क्योंकि देखो वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस पे इंक्रीमेंट जो हो रहा है, यानी एक बार में एक वैल्यू बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे हुआ। इधर भी
0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अगर ये अलग अलग हो रहे होते, मान लो वेलोसिटी एक्सिस पे 2, 4, 6 ऐसे हो रहा होता, तो फिर एक जो स्क्वायर है ग्रिड का वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, वो सुटेबल अरेंजमेंट्स हम कंडीशन या क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे। समझ आया? Yes, sir. Yes. दोनों तरीके समझ आ गए ना। शॉर्टकट तरीका बहुत कारगर है अगर उससे कर पाओ तो, और वही सही तरीका भी है। बाकी डिवाइड करके भी कर लो, एसेंशियली काम तो वही हो रहा है। ठीक है, कशिश बेटा आया समझ आपको ये? Yes, sir. ठीक है ना, ठीक है। अब इसी को शॉर्टकट लिख रखा है, अब आप समझ पाओगे ये किया क्या है। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया, फिर स्क्वायर का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, तीनों को ऐड करके 9 मीटर। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हम लोगों ने देखा था स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, तो स्पीड भी क्या थी, दो टाइप की थी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी दो टाइप की होंगी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज का मतलब क्या है, जब हमें दिया हो एक गिवन टाइम, कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वो टाइम 0 से बड़ा होगा, मतलब 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 1/4 सेकंड, कोई भी सर्टेन वैल्यू हो, उसके बीच में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। दिस मीन्स वी आर फाइंडिंग आउट एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर हम ऐसे छोटे टाइम इंटरवल के लिए फाइंड आउट करें जो बहुत छोटा हो, यानी कि इफ इट इज टेंडिंग टू जीरो, इफ इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, अगर किसी लंबे अंतराल के लिए कैलकुलेट करोगे तो दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंट का मतलब हम जान चुके, एक क्षण को हम बोलते हैं इंस्टेंट, या फिर इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इनफाइनेटसिमली स्मॉल मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, ये समझते हो? अब देखो इसमें दो ही चीजें सेम तरीके से देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और डेल्टा वी क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इतनी सिंपल सी चीज है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन को मैं बोलता हूं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, नीचे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई, टी एफ माइनस टी आई। डायरेक्शन क्या होगी, कभी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो चाहे वो एवरेज हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा वो डायरेक्शन नहीं, जिस दिशा में उसमें चेंज आ रहा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये हमने पहले देखा था कि अगर टाइम पे लिमिट लगा दें, यानी डेल्टा वी डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो इन दैट केस आप बोलोगे कि दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस मींस डीवी बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब डेल्टा टी था, क्योंकि डेल्टा टी अगर क्लोज टू जीरो हो गया तो हम उसको डी टी भी लिख सकते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को लिखो डीवी बाई डी टी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, वेलोसिटी किसी पोलिनोमियल के फॉर्म में दे दिया, मान लो ऐसे लिख दिया वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन वेक्टर। तो इस केस में देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो डीवी बाई डी टी लिखूंगा बेटा। कैसे करूंगा, 2t² है तो t के साथ इसका डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, तो 2 तो 2 नीचे रह गया, t² था, वो क्या आएगा, 2 × 2 4t, 4t बच गया, प्लस 3t का 3 बच गया, तो 4t प्लस 3, ये आएगा मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जिस दिशा में वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा हो वो आपकी डायरेक्शन। अब ये चीज आप देखो, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने बताया था स्लोप वाला फॉर्मूला, और स्लोप बताया था कि स्लोप रिप्रेजेंट्स समथिंग, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट समथिंग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ये दोनों चीजें आपको पता थी, एक क्वेश्चन आप कर चुके, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये लो करो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर साउंड नहीं आ रही। बेटा मैं बोल ही नहीं रहा अभी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। कितने बच्चों का हो गया ये? हाँ, पहले आंसर बताओ मेरे को, मैं तो हिंट लिख रहा था। ये देखो फॉर्मूला दिखा है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब आपको ग्राफ स्टडी करना है, ग्राफ पे देखना है कि किस टाइम पे क्या वेलोसिटी वैल्यू है। तो दो कोई भी टाइम इंटरवल ले लो जो क्वेश्चन में दिए गए, 2 सेकंड और 4 सेकंड। Spot the value of velocities at t equals to 2 and t equals to 4 second, then you have to substitute them into the formula of average acceleration। फिर आपको जो भी वैल्यू मिले, that is the answer। देखो ऐसा लग रहा है ग्राफ से काफी बच्चे डर रहे हैं ना। ग्राफ में दिक्कत आती है क्या ज्यादा? Yes, sir. यस सर। करो इसको यार। देखो t इक्वल्स टू 2 सेकंड दे रखा है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड। t इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू देखो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की क्या है, फिर t इक्वल्स टू 4 पे देखो वेलोसिटी क्या है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालो। मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे अभी ऐड हो सकते हैं इस लिस्ट में। करो बेटा, जिन जिन से हो जाए वो हैंड रेज कर लेना, और जिनका हो गया वो चैट बॉक्स में आंसर डालो, ए बी या सी। शाबाश। देखो इसमें कुछ था ही नहीं, टफ था ही नहीं। जिनका भी आंसर आया ऑप्शन बी, उनका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। वी वर डिस्कसिंग कि यार देखो, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट, और इसी ग्राफ के ऊपर जो आपको थीटा या फिर क्या बोलते हैं स्लोप, वो डिफाइन करेगा। थीटा या स्लोप की जो भी वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगी एक्सेलरेशन को। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा, डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर ये चीज देखते हो तो आप देख लो वेलोसिटी में कितना चेंज आया गिवन टाइम इंटरवल में। 2 सेकंड से 4 सेकंड्स के बीच में आपको देखना था। 2 सेकंड स्पोर्ट करो, 4 स्पोर्ट करो, ठीक है। टी इक्वल्स टू 2 एंड टी इक्वल्स टू 4, इन पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 6 एंड 10। इनको फॉर्मूले में पुट कर दो। वी एफ क्या है, फाइनल यानी कि 10 पे, इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या था, टाइम फाइनल 4 था और 2, यानी कि जब समय 2 सेकंड से 4 सेकंड चेंज होता है तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में चली जाती है। इनको वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो, 4/2 एंड दैट इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब जब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो और टाइम सेकंड्स में हो। तो आपका आंसर आता है ऑप्शन बी।
ठीक है, काफी बच्चे निकाल पाए, अच्छी बात है। जो नहीं निकाल पाए वो ऐसे करो भाई, कर लेना इसको, सेम ही चीज है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। कर पाए? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे एक नोट लिख रखा है मैंने कि एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा कहीं भी, कहीं भी, यहाँ या नहीं, यहाँ तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम पे स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। बट किसी भी प्लॉट पे अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट है, सीधी रेखा प्लॉटेड है, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज एंड एवरेज क्वांटिटीज आर गोइंग टू बी इक्वल। क्या हो सकता है? देखो, एक्स टी ग्राफ पे हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम पे जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटीज को। अगर वहां भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमने क्वेश्चन में देखा भी था। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी बाकी कर लोगे इसको, उम्मीद है काफी बच्चों ने कर भी लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये वाला और करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल दिल से करो, है ना। जो अच्छे बच्चे हैं जो क्लास में कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, उनसे तो काफी एक्सपेक्टेशन है। टाइम चाहे ले लो इसमें पूरा, हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है आज की क्लास में, और थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी है, तो टाइम सफिशिएंट है। आप लोग पूरा टाइम लो इसके लिए। बट क्वेश्चन अच्छा है तो एक्सपेक्टेड है आंसर आप सबसे। वही कंसेप्ट है, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा देख लो। वेलोसिटी टाइम का तो देख ही लिया था, एक्सेलरेशन टाइम का देख लो, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, तो ए इंटू टी क्या आता है? एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी टाइम इंटरवल टी1 एंड टी2 के बारे में बात करेंगे तो यानी कि डेल्टा टी, तो डेल्टा टी में क्या आएगा? ए इंटू डेल्टा टी करोगे तो वो क्या आएगा? डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर टी1 और टी2 के बीच में शेड करोगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी दे देगा इस ग्राफ पे। बस इतना ही हिंट दूंगा, अब सब लोग अटेम्प्ट करो। आंसर आते ही हैंड रेज करोगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको करना जान गए तो हो जाएगा, और ये जानना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे।
कोई कर पाया क्या? कोई कर रहा है क्या? देखो सर कर रहे हो, देखो देखो सुनो, एक बार समझ लो फिर करना। विष्णु इज साइकिलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब विष्णु एक लड़का या लड़की हो सकता है जो कि सीधी रेखा के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। देन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जब जब मैं टाइम जीरो अज्यूम कर रहा हूँ जिस समय पे, उस समय उसके ऊपर हवा का तेज झोंका लगता है, ठीक है। हवा का तेज झोंका लगना स्टार्ट होता है। कब तक लगता है? 9 सेकंड तक। और ड्यू टू दिस एयर ब्लो, ड्यू टू दिस विंड ब्लो, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो मुझे दिया गया है कहाँ पे? ए भाई ये क्या पूछ रहा है? हाँ, वो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन में मेरे पास चेंज आया टाइम के साथ। ये एक्सेलरेशन दे रहा है ना विंड ब्लो, विंड विंड जो ब्लो है, हवा का झोंका, वो उसको एक्सेलरेशन दे रहा है। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ जिस जिस हिसाब से चेंज होती है वो आपको ग्राफ पे दी गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है इस विष्णु की वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9 सेकंड। 9 सेकंड पे वेलोसिटी इनिशियली जब t इक्वल टू जीरो था, तो वेलोसिटी जो थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर उसको बोल दूं तो 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब t इक्वल टू 9 सेकेंड्स पे आपको फाइंड आउट करनी है v। एक चीज मैंने आपको बताई कि डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस हिसाब से क्या आएगा? v जो है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज गोइंग टू बी u प्लस डेल्टा वी। और डेल्टा वी मैंने आपको बताया कहाँ से आएगा? चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से आएगा बेटा? दो लिमिट ले लो, एक t इक्वल टू जीरो और यहाँ लो t इक्वल टू 9, आपको दे रखा है t इक्वल टू 9। टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू 9 के बीच में डेल्टा टी है, यानी चेंज इन टाइम है 9 सेकंड्स का। इस अंतराल में आपको अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लो। टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू 9 सेकंड्स में जो भी उसका मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा वी। उस डेल्टा वी को आप इनिशियल वेलोसिटी यू में ऐड कर दो जो आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, तो आपको मिल जाएगी फाइनल वेलोसिटी वी की वैल्यू। अब एरिया अंडर द कर्व निकालो। कैसे निकालोगे? तरीका आपको बता दिया था। इस एरिया को डिवाइड कर लो अलग अलग भागों में और फाइंड आउट कर लो। अब देखो दो है, ये ब्लू कलर की लाइन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना यार। देखो एक एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि चेंज की बात हो रही है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होने लगेगा, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा। बता ही देता हूँ, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, जब t 7 सेकेंड्स के बराबर था उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? जीरो। यानी अब एक्सेलरेट होना बंद हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इस पॉइंट पे, इंस्टेंट पे बस। उसके बाद जब आगे टाइम 7 सेकेंड से 9 सेकेंड बढ़ेगा तो उस समय जो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी 7 सेकेंड के बाद वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो गई। और कितना घटी है? ये नेगेटिव एरिया के बराबर। और कितना बढ़ी थी? इस पॉजिटिव एरिया के बराबर। टी जीरो पे थी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ बढ़ी किसके बराबर? इस एरिया के बराबर, पॉजिटिव वाले। फिर घटी कितनी? नेगेटिव एरिया के बराबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया फाइंड आउट कर लो, देन नेट एरिया आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा उस हिसाब से, फिर उसको ऐड कर दो 5 मीटर पर सेकेंड में। करो सब लोग, सब लोग करो, एक वैल्यू बताओ जिनका एक वैल्यू आ जाएगी सर इतना मीटर प्रति सेकंड की आएगी मेरी वैल्यू रेफरेंस, तो वो बताना। टी इक्वल टू 9 सेकंड तो ये है, जीरो आपको पता ही है यहाँ है। और अब एरिया को डिवाइड कर लो अलग अलग टुकड़ों में और फाइंड आउट कर लो।
बेटा कोई तो करो, ऐसे मत करो, ऐसे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा हिंट आपको दे दिया। अब तो मैंने क्वेश्चन सोल्व ही कर दिया, जस्ट फाइनल आंसर लिखना है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बताओ कोई। एरिया अंडर द कर्व निकाल के ऐड करना है भाई, इतना बताने भर से बच्चे आंसर दे देते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? करो। तब तक आंसर नहीं दोगे मैं नहीं बढ़ रहा आगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि तब नहीं कर पाओगे तो फायदा कुछ नहीं है बेटा। अगर कर की क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तो फायदा नहीं आगे दौड़ने का। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना, एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स तो करो। दूसरे बैच में 5-6 बच्चों ने किया था ये क्वेश्चन खुद से विदाउट एनी हिंट। कोई कर रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। देखता हूँ कितने बच्चे कर पाए, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको करके आना, नहीं करके आओगे तो नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक। Yes, sir. चलो, किसी का आंसर आया ये 23 मीटर पर सेकंड? ठीक है, कोई नहीं, कल घर से करके आना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। जिनको भी करना है अभी स्क्रीनशॉट लो और कल करके आना, फिर कल डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक। अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी करो। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। पोजिशन वेक्टर किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो ये क्वेश्चन दिखा रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? अब आपको एक्सेलरेशन दिखाना है, पोजिशन वेक्टर दे दिया, एक्सेलरेशन बताना है, करो।
जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना बेटा। देखो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, मतलब कि पोजीशन किस हिसाब से चेंज होगा, या पोजीशन वेक्टर बोल लो इसको। आर टी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, 15t² आई कैप प्लस 4 - 20t² जे कैप। अब आपको ये पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी अगर वी टी लिखूंगा तो वो क्या आएगा, d/dt ऑफ आर। आर के साथ आर टी एक चीज है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ आर, आर का डबल डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आर आपको दे रखा है, इसको 2 बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, उसमें फिर टी की वैल्यू 1 पुट करो, फिर आंसर आएगा। करो ये सब, इतना करो सब लोग। कशिश क्या आंसर आया बेटा आपका? सर फाइन, 50। चलो इसका सर आंसर 50। सर 15 ऐसे नहीं आएगा यार, 50 नहीं आएगा कुछ हाँ शायद 50 आएगा मे बी, देखते हैं क्या आता है। हाँ 50 कितने बच्चों का आया, 4। 50 तक पहुंचो और हैंड रेज करो, पहले 50 आंसर तक पहुंचो, तरीका बता दिया, फिर हैंड रेज करो सब लोग जिनका हो जाता है। दुखी कर दिया यार तुम लोगों ने मुझे, इतना हिंट दे के भी नहीं करोगे तो फिर चमत्कार नहीं होगा सिलेक्शन के लिए। हाँ यस सर 50। 50, ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर थोड़ी बात करेंगे एग्जाम के बारे में, कल आपका कैसा रहा इसको समझा दूंगा एक बार। थिंक ठीक है भाई, देखो 10 बच्चों का हो गया है, लेकिन इतने हिंट की एक्सपेक्टेशन मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ एग्जाम में थोड़ी चलूंगा यार। मैं अगर चलने वाला होता तो मैं तुम्हें एक क्लास में बैठा के, बेटा फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, टिक करो निकलो, नहीं कितनी अच्छी बात हो जाती। हाँ तो देखो वेक्टर दे रखा है आपको, आर वेक्टर दिया है, एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो सीधा आंसर ही देखो, आर दे रखा है ये, पहला डिफरेंशिएशन यानी वेलोसिटी निकाली तो dr/dt कर दिया, जो वैल्यू आई क्या ये, फिर जो भी वैल्यू आई उसको फिर एक्सेलेरेशन निकालने के dv/dt यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो मुझे मिला 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अब इसमें खास बात ये है, देखो ये फिक्स वैल्यू हो गई 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, दिस मीन्स एक्सेलरेशन अब चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, एक्सेलरेशन फिक्स है, किसके बराबर, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। समय के साथ एक्सेलरेशन अब बदल नहीं रहा है, दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अब टी की वैल्यू चाहे सर 1 दो, चाहे 10 दो, चाहे इन्फिनिटी दो, चाहे 0 दो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। टाइम कुछ भी हो भाई, आपको टाइम की वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ी, जिन बच्चों को आंसर देख आया होगा उनको टाइम की कोई वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ी, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप कर दिया, क्या करोगे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालो, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे निकालो, कुछ भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आर वेक्टर कोई भी उसका मैग्नीट्यूड का होगा, उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लो और फिर पूरे का अंडर रूट कर दो, स्क्वायर लेके ऐड करो और अंडर रूट कर दो। तो केवल इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसको ऐड करो और आपका आंसर आ गया, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, अंडर रूट करोगे तो। और एक चीज और भी है, यहाँ भी मैजिक ट्राइंगल काम आ रहा है, 3:4:5। भाई हाइपोटेन्यूज ही तो निकालते हैं हम जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अपोजिट ऑर्डर में जोड़ दो, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मिल गया क्या, तीसरा वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड क्या, इसी की लेंथ होती है, तो आप हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट कर रहे हो। मैजिक ट्राइंगल क्या बोला था, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3:4:5 के रेशियो में होंगे, उसमें कुछ कुछ एंगल बताए थे मैंने आपको। तो यहाँ देखो, अब ऐसे में हाइपोटेन्यूज 5 होता है ना, तो वही ट्राइंगल दोबारा इमेजिन कर लो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 30 40, तो तीसरी क्या होगी, 50 होगी, सिंपल है, रेशियोज बराबर होना चाहिए, तो सीधा वहां से भी निकल रहा है, बाकी उतना नहीं टेंशन लेते,
ये सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो 50, बस 50 आएगा आंसर। यूनिट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ना तो यहाँ मीटर लिख रखा है ना यहाँ सेकंड लिख रखा है, तो कोई भी यूनिट हो सकता है, ना मीटर लिखेंगे ना सेकंड लिखेंगे, ओनली आंसर इज 50। बट एग्जाम में अगर दिक्कत ऐसे आ जाए कि नहीं भाई लिखना ही है, तो फिर SI यूनिट लिख देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो, 50 भी दिया हो और 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया हो, तो इस क्वेश्चन का ज्यादा सही आंसर होगा 50। और अगर नहीं दिया हो, सारे में मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो या कुछ और दे रखा हो या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा हो, तो फिर हम 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे टिक मार देंगे, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो वी विल गो बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स, SI यूनिट्स। ठीक है, समझे? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना दुखी क्यों कर देते हो?